इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक बीमारी है और एक वायरल डिजीज है जो व्यक्ति से एक दूसरे के अंदर संक्रमण होता है। और ये खांसी करने से, छींकने से या कॉमन ऑब्जेक्ट को टच करने से, जैसे डोर हैंडल है, टेबल का सरफेस है या अदर आर्टिकल्स हैं जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे दूसरे लोग भी टच करते हैं, इनके जरिए इन्फ्लुएंजा का संक्रमण होता है। इन्फ्लुएंजा एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है और एक व्यक्ति को अगर इन्फ्लुएंजा होता है और वो व्यक्ति आइसोलेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाता है तो एस्टिमेट किया जाता है कि 10 से 12 अदर लोगों को इन्फ्लुएंजा फैलने की संभावना रहती है एक व्यक्ति के बीमार पड़ने से। इन्फ्लुएंजा बहुत ही कॉमन बीमारी है और इन्फ्लुएंजा वैसे तो साल के सभी महीनों में इन्फ्लुएंजा के इंसिडेंसेस आते हैं, लेकिन एक समय होता है साल के कुछ महीनों में, जैसे सर्दियों की शुरुआत में इन्फ्लुएंजा सबसे ज्यादा होता है और सर्दियों के खत्म होने के बाद जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वो समय होता है जिसमें टेम्परेचर का वेरिएशन होता है और वेरिंग टेम्परेचर का एक्सपोजर लोगों को होता है और इन्फ्लुएंजा का संक्रमण इन दिनों सबसे ज्यादा होता है। इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स को समझना जरूरी है। इन्फ्लुएंजा में नाक से पानी आना, नाक बंद होना, छींके आना, खांसी आना, तेज बुखार के साथ सरदर्द होना, शरीर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं इन्फ्लुएंजा के। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होने पे किसी व्यक्ति को डायरिया, लूज मोशन, पेट में दर्द होना, ऐसे लक्षण भी इन्फ्लुएंजा में आ सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि इन्फ्लुएंजा किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। उन लोगों को भी हो सकता है जिनका इम्यून बढ़िया है, अच्छा है। डेफिनेटली जिनके इम्यून कम हैं, जैसे कि एक्सट्रीम ऑफ एज में जो लोग होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 7 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग होते हैं, या ऐसे लोग जो मिडिल एज में भी हैं और उनको कोई क्रोनिक डिजीज है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, लीवर की बीमारी है, या जो व्यक्ति स्मोकर होते हैं या एक्सेसिव अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों का इम्यूनिटी थोड़ा कम होता है और ऐसे व्यक्तियों में सीवियरिटी ज्यादा होती है। वैसे इन्फ्लुएंजा होने को सभी लोगों को हो सकता है, पर सीवियरिटी कम रहती है, जिसे आप सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स के साथ बहुत सारे लोगों को देखा होगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि ये सर्दी जुकाम के जो लक्षण होते हैं, क्या ये सिर्फ टेम्परेचर के बदलने से हो जाते हैं, जैसे सर्दियों के बाद गर्मी आ रही है या बरसात के बाद सर्दी आ रही है, इसमें सर्दी जुकाम हो जाना, खांसी होना। तो ये एक सवाल होता है कि क्या ये इन्फ्लुएंजा है या मौसम के बदलने के लक्षण हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मौसम के बदलने से इन्फ्लुएंजा और इनसे रिलेटेड जो वायरस हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं और ये सिर्फ मौसम बदलने का परिणाम नहीं होता है। उस दौरान ये वायरस ज्यादा एक्टिव होते हैं और कई बार ये आपके अंदर भी होते हैं और वो अपने लक्षण मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से इस प्रकार के लक्षण आपको आपके अंदर देखने को मिलते हैं। मोस्टली इन्फ्लुएंजा का डायग्नोसिस क्लिनिकली होता है, लेकिन हमारे पास इन्फ्लुएंजा के टेस्ट के लिए आरटी-पीसीआर जांच है, जिसे हम H1N1 आरटी-पीसीआर की जांच कहते हैं। तो इस जांच के द्वारा ये कंफर्म किया जा सकता है कि ये इन्फ्लुएंजा ही है। वैसे लार्जली जो डायग्नोसिस इन्फ्लुएंजा का होता है वो क्लिनिकली होता है और सभी केसेस में इन्फ्लुएंजा के आरटी-पीसीआर की जांच की जरूरत नहीं रहती।
अगर किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा होता है तो इसमें शुरुआती दिनों में अगर हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो एंटीवायरल का इस्तेमाल करते हैं, जो एक स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन होती है इन्फ्लुएंजा के लिए। इसके अलावा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है, जिसमें पैरास्टामोल और एंटी एलर्जी का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाइड्रेशन। पानी का इस्तेमाल खूब करना चाहिए या दूसरे रूप में लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे इन्फ्लुएंजा की वजह से आपको कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं हो और कोई नुकसान नहीं हो। आमतौर पे जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी ठीक रहती है, इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स 3 से 5 दिनों में यूजुअली सबसाइड कर जाते हैं। वेरी रियरली इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स 7 से 10 दिन तक भी चल जाते हैं। तो अगर कॉमन बात करें, कॉमनली ये 3 से 7 दिन के अंदर इनके सिम्टम्स चले जाते हैं। कॉमन सिम्टम्स के अलावा कभी कभी इन्फ्लुएंजा कॉम्प्लिकेट कर सकता है और किसी भी प्रकार के लंग्स के इन्फेक्शन की तरह इन्फ्लुएंजा की वजह से भी सीवियर निमोनिया हो सकता है, जिसमें सांस लेने की तकलीफ हो सकती है, पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। कभी कभी अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हुआ तो ARDS हो सकता है, जिसमें पेशेंट को वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ जाती है और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होने की भी संभावना कभी कभी रहती है, जो कि रेयर है, पर इन्फ्लुएंजा में ये सब सिम्टम्स भी कभी कभी हो जाते हैं। इन्फ्लुएंजा के प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन उपलब्ध हैं। वैक्सीन लगाने से इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन तो नहीं रुकता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा होने से निमोनिया की सीवियरिटी कम रहती है। और अगर किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा होने से निमोनिया होकर के ARDS होने की संभावना हो या मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होने की संभावना हो, तो मैं समझता हूं जिन लोगों को वैक्सीन लगा होता है उनके डिजीज की सीवियरिटी कम रहती है। और बेसिकली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन डेथ प्रिवेंशन के लिए करते हैं। इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए फ्रिक्वेंटली हाथ धोना चाहिए। अगर आपको छींकें आ रही हैं, खांसी आ रही है, तो आपको रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे जो टिश्यू पेपर हम इस्तेमाल करते हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। कॉमन आर्टिकल्स को टच नहीं करना चाहिए जहां पे ये संभावना हो कि दूसरे लोग भी उसे टच कर सकते हैं। इस दौरान आपको अपने टॉवल वगैरह का इस्तेमाल अपने तक सीमित रखना चाहिए, किसी और व्यक्ति को उसे हैंडल नहीं करना चाहिए। और अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए आपको हेल्दी डाइट का सेवन करना चाहिए, वेल हाइड्रेटेड रखना चाहिए अपने को। इसका मतलब होता है कि आपको, अगर आपके कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई किडनी की बीमारी या लिवर की बीमारी नहीं है, हार्ट की बीमारी नहीं है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को 3 लीटर के करीब करीब पानी पीना चाहिए 24 घंटे के अंदर। इससे आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहता है और इम्यूनिटी भी बनी रहती है। ऐसे कंडीशन में इन्फ्लुएंजा होने की संभावना कम रहती है। अगर होता भी है तो जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण जो होते हैं इसके, ये सर्दी जुकाम तक ही रहते हैं। हल्का फुल्का बुखार होता है, सर दर्द होता है। आमतौर पे ये निमोनिया जैसे लक्षण के साथ प्रेजेंट नहीं करता है, जिसमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो। इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार का लक्षण हो तो उस व्यक्ति की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये बीमारी दूसरे लोगों तक नहीं फैले।